पावर शेयरिंग क्या होता है, सबसे पहले चीज़ ये समझते हैं। मतलब यानी कि कोई भी एक कंट्री है, तो सपोज दैट एक कंट्री है, तो उस कंट्री में किस तरीके से कंट्री को चलाने के लिए वहाँ पर किस किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट है वो किस तरीके की एक्शंस ले रही है, वहाँ की लोग जनता जो है सब कुछ मेंटेन करने के लिए, सब कुछ बैलेंस वे में करने के लिए, वो पावर शेयरिंग का मेन मतलब होता है। और किसी भी कंट्री को, हर कंट्री के अंदर में पावर को इक्वली शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगर हम पावर को सभी के बीच में अगर इक्वली शेयर करेंगे तो वो हमें कंट्री में बहुत सब कुछ नॉर्मल वे में चलने के लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि पावर को शेयर करने से प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि पावर है किसी एक के पास रहेगा, लेकिन एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया से रिलेट करते हैं तो अप्रोक्स अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान पर अगर पावर को दे दिया जाए तो वो पावर को मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन अगर पावर को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग लोगों को दिया जाए, इक्वली कुछ लोगों पे फिक्स मतलब करके एक डिज़ाइन वे में किया जाए पावर का शेयरिंग, तो वो कंट्री को एक बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम अपने खुद के कंट्री इंडिया को देख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग ये जो चैप्टर है क्लास 10 के बेसिस के अंदर यहाँ पर आपको मेनली 3 टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पावर शेयरिंग के अंदर में यहाँ पर श्रीलंका और बेल्जियम है, इनके एथनिक कंपोजिशन देखेंगे, और यहाँ पर कंट्री में कैसे गवर्नमेंट एक एक्शन लेती है, हाउ डज गवर्नमेंट टेक एन एक्शन इन दिस कंट्री, इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, 2 डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करके हम लोग यहाँ पर पावर शेयरिंग को समझेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, दैट इज द व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है हमारे लिए। एंड द लास्ट थिंग इज दैट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इतना कुछ करने के बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग वन बाय वन। Okay, well, now we are going to read about the second top. Before reading the chapter, we should know about some glossaries. Okay, we should need to get about the some keywords which are interrelated, which are important in this chapter and interrelated for upcoming topics. तो हमारे पास सबसे पहला जो कीवर्ड्स आता है वो एथनिक है। तो सब कुछ जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तो एथनिक क्या हो गया कि एक ऑफ ए रिलेटिंग ऑफ ए कॉमन एंड द डिस्टिंग्विश्ड कल्चरल रीजन लैंग्वेज। मतलब कि एक एथनिक वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि एक कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमन मतलब अलग अलग कल्चर के, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग मतलब शेयर्ड कल्चर के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उसको हम एथनिक कह सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मतलब क्या है ये समझना बहुत ही इजी हो जाता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हम यहाँ पर समझते हैं, अगर कंट्री में 2 से 3 से 4 चीज़ है और 3 से 4 चीज़ है, अगर वहाँ पर जो भी 3 से 4 तरह की चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा है उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं और जो सबसे कम है वो माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हम अपने कंट्री से जानते हैं। जैसे कि मेजॉरिटी अगर इंडिया की बात की जाए तो मेजॉरिटी कंट्री एथनिक कंपोजिशन जो है, मेजॉरिटी में हिंदूज आते हैं और माइनॉरिटीज़ में हमारे अदर रिलीजन जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, इटीसीज आ जाते हैं। ओके, मेजिटेरियन क्या है? मेजिटेरियन आगे हम लोग श्रीलंका में पढ़ने वाले हैं। मेजिटेरियन यानी कि एक ऐसा रूल जिस कंट्री में जहाँ पर सिर्फ जो मेजॉरिटी में जो भी मतलब रिलीजन है, मतलब मेजॉरिटी में जो लोग हैं वही लोग सत्ता पे राज करेंगे और वही अपनी मनमानी करेंगे, वो होते हैं मेजिटेरियन। और अगला 3 जो आता है वो सिविल वार। सिविल वार क्या है? एक तरीके का वार है जो कि कॉम्युनल ग्रुप, मतलब एक ही कंट्री के अंदर में एक कंट्री, खुद एक ही कंट्री है और उस कंट्री में ही जो डिफरेंट ग्रुप्स लोग रह रहे हैं उन्हीं के बीच में मतलब युद्ध होना, वार होना, उसी को हम लोग सिविल वार कहते हैं। एंड द सेकंड एंड द वन इज दैट एलम। एलम क्या है? एक तामिल वर्ड है, मतलब स्टेट यानी कि स्टेट राज्य जो होता है उसको तामिल में बोला जाता है एलम। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम में कि किसी भी एक समुदाय यानी कि कोई भी कम्युनिटी, जैसे कि सपोज दैट हिंदू है, मुस्लिम है, तो अलग अलग रिलीजन, एक कम्युनिटी मतलब होता है ना, एक समुदाय के लोगों के लिए एक सरकार बनाई जाती है जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और टायरानी क्या है? डेस्पोटिक रूल यानी कि राजा महाराजों वाला रूल। ठीक है, और कोलिशन गवर्नमेंट जहां पर गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय अलायंस ऑफ 2 और मोर पार्टीज, मतलब एक से अधिक पार्टीज जब मिलकर एक साथ मिलकर एक सिंगल पार्टी बनाती है, उसको मतलब अपनी सरकार बनाती है, उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। पावर शेयरिंग।
तो पावर शेयरिंग को जैसे कि हम लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ पर दो कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, बेल्जियम और होने वाला है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम पे क्या था। तो बेल्जियम के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की लोकेशन की बात करें तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप है और जो कि शेयर करता है अपने बॉर्डर्स को फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। यानी कि जो ये आपका बेल्जियम है ये एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और ये अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग जैसे देशों से। उसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक कंपोजिशन यहाँ के ऐसी है कि यहाँ पर जो है 59% लोग जो है यहाँ पर 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं जो कि डच भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर 40% लोग हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी के साथ ही साथ 1% ऐसे लोग हैं जो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो है पूरे कंट्री की कि 59% जो है वो 59% जो है वो आपके 59% जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रह के डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, डच एक भाषा है और फ्लेमिश एक जगह है। ठीक है, फ्लेमिश रीजन है मतलब एक तरीके से वो रीजन है। ठीक है, तो और 40% लोग जो वलोनिया रीजन में रह रहे हैं वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कुछ 1% किसी रीजन में होंगे जर्मनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जा रहा है कि कैपिटल सिटी जो है मतलब बेल्जियम का कैपिटल क्या है। यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन सकता है बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्या हो रहा है कि ब्रुसेल्स में यहाँ पर ये हो रहा है कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यहाँ जो कि एक ब्रुसेल्स जो है वो हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि कंट्री में जो चीज़ मेजोरिटी में थी वो चीज़ अब माइनॉरिटी में हो रही है, क्योंकि अगर कंट्री में बात की जाए तो कंट्री में तो ज़्यादा यहाँ पर आपका दिख रहा है कि डच बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल सिटी के अंदर में ये चीज़ कम बोला जा रहा है। ठीक है, ये है एथनिक कंपोजिशन यहाँ का। अब देखिए अब यहाँ पर कैसे मतलब सरकार जो है वो अरेंजमेंट क्या क्या करती है वो हम लोग देखते हैं। अरेंजमेंट क्या मेड किया जाता है, मतलब अब एथनिक कंपोजिशन ऐसा है कि कैपिटल में अलग और कंट्री के स्टेट में अलग, तो यहाँ पर किस तरीके से सरकार पावर को शेयर करती है वो समझ लेते हैं। अब सबसे पहला चीज़ क्या आ जाता है कि यहाँ पर बेल्जियम जब आज़ाद हो जाता है उसके बाद आज़ाद होने के बाद यहाँ पर बेल्जियम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम रिकॉग्नाइज करती है डाइवर्सिटी एंड इंट्रोड्यूस पावर शेयरिंग। मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव लाकर वो अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग को लाना चाहती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का अलग अलग ला के पावर शेयरिंग करते हैं, मतलब बदलाव किया जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वेयर टू बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो फ्रेंच की, चाहे वो फ्रेंच के हो चाहे वो डच के हो। ठीक है, चाहे वो फ्रेंच के हो वो चाहे वो डच के हो, वो इक्वल नंबर में होंगे। ठीक है, फ्रेंच हो या डच हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इक्वल नंबर में होंगे। उसके बाद मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारा ऐसा पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट को भी बांटा गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ राज नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अलग अलग स्टेट में भी कुछ ना कुछ अच्छे खासे नियम को फॉलो कर सकती है, चाहे वो बदलाव भी कर सकती है। दे हैव द राइट। और उसके बाद ब्रुसेल्स हैव द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था क्या कि मतलब कैपिटल सिटी में क्या और जो कंट्री के अदर रीजन्स थे वहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा था। ठीक है, मतलब वहाँ पर ये चीज़ जो चीज़ ज़्यादा बोला जा रहा था वो चीज़ यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट था। लेकिन जो कैपिटल सिटी में बनाया गया सरकार, वहाँ पर क्या गया कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रखा गया, चाहे वो कम हो या कम ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया ताकि सब कुछ अच्छे से चल पाए कि आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए उस चीज़ का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया तो उसके लिए भी हो सकता है। उसके बाद अ सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट formed elected by the people belonging to one language community of the Dutch, French, German, no matter where they live and फला चला, ये जो लिखा है पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए एक तरीके का एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जाता है और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो भी अलग अलग कम्युनिटी के थे, फ्रेंच और डच, ये एक अलग अलग कम्युनिटी के ही लोग आ रहे थे क्योंकि अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये जो अलग अलग कम्युनिटी से लोग आ रहे थे वो चाहे देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी जगह पर हो, उनको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है एसोसिएटेड विथ लिखा है लैंग्वेज, कल्चर एंड इट्स प्रोडक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, मतलब इन सब चीज़ों से अगर उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उसमें
इंटरफेरेंस कर सकती है किसी भी जगह पे। तो अब हम लोग एक बार क्विक रिकॉल देख सकते हैं कि मतलब अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि यहाँ पर बेल्जियम में क्या हुआ कि सबसे पहला कि वहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया, उसके बाद वहाँ पर नंबर ऑफ डच और फ्रेंच पीपल को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स दे दिया। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर किए गए। उसके बाद ब्रुसेल्स जो है वहाँ पर एक सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया ताकि सब कुछ अच्छे से चल सके। उसी के साथ ही साथ वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया कि जो सब कुछ वेल मेंटेन करते हैं, कैपिटल सिटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया गया। तो ये कुल मिला के बेल्जियम में एकोमोडेशन हुआ था, ठीक है। अब देखिए इससे रिजल्ट क्या हुआ, मतलब जब बेल्जियम में सब कुछ ऐसा इस तरीके से पावर शेयरिंग किया तो वहां रिजल्ट क्या हुआ, द अरेंजमेंट हेल्प अ लॉट ऑफ अवॉइडिंग द सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। यानी कि जो ऐसा पावर को शेयर किया गया बेल्जियम में, जो सब कुछ शांति से चल रहा था और वहाँ की सिविक स्ट्राइक बिटवीन मतलब दो कम्युनिटीज़ के बीच में जब मतभेद हो सकती थी उसको बचाया उन्होंने ये पावर शेयरिंग करके। अब देखते हैं दूसरी कंट्री जो हमारी थी श्रीलंका ही थी। तो अब श्रीलंका में ऐसा क्या है, मतलब क्या वहाँ पर भी शांति आ सकेगी, क्या वहाँ पर भी पावर शेयरिंग होता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं श्रीलंका क्या है। एक आइलैंड कंट्री है जो कि कुछ ही दूर तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूर ये स्थित है। हम सभी को जानते हैं, इंडिया का मैप अगर लोगे तो वहां पर फ्री में आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। अब यहाँ की एथनिक कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सिनाला और तमिल स्पीकर दो तरह के कास्ट ग्रुप रहते हैं, जिसमें कि 74% सिनाला स्पीकर हैं जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा सिनाला 74 है, जो सिनाला जो है वो बुद्धिज्म से आते हैं और दे वेयर इंजॉय बिगर मेजोरिटी इम्पोज। मतलब अब यहाँ पर ये हो गया कि 74% सिनाला स्पीकर है, तो वो सब समझ में आ गया कि 100 में अगर 74 कोई चीज़ चली गई तो वो मेजोरिटी में ही चली गई। उसके बाद 18% तमिल स्पीकर है। तमिल स्पीकर में भी दो तरीके के हैं, ठीक है, याद रखना है। तमिल स्पीकर में भी दो तरीके हैं, 13% ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स एंड द 5% ऑफ द इंडियन तमिल्स। लेकिन और तमिल्स जो फॉलो कर रहे थे उसमें कुछ हिंदू भी थे, इस्लाम थे और क्रिश्चियन भी आ रहे थे इसमें तमिल बोलने वाले रीजन्स में, ठीक है। हमने ये देख लिया कि ऐसा ऐसा था। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो था एकोमोडेशन हुआ था वहाँ पर, ठीक है। बेल्जियम में क्या हुआ था, एकोमोडेशन हुआ था, सब कुछ वहाँ पर हुआ था, ठीक है। जो इक्वल नंबर ऑफ सब कुछ शेयर किया गया था, एकोमोडेशन कहते हैं उसे, मैंने पहले ही बता दिया ये चीज़। अब यहाँ पर क्या होता है, मेजिटेरियन फॉलो होगा। यहाँ पर क्या होगा, मेजिटेरियनिज्म फॉलो होगा, मेजिटेरियनिज्म क्या होता है कि एक ऐसा जगह, बता चुके हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पर सब कुछ मेजोरिटी अपने पावर में ले, जहाँ पर पावर में सिर्फ मेजोरिटी का बात चलेगा, ठीक है। तो श्रीलंका फॉलोड अ बिलीव इन द रूल ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी। मतलब श्रीलंका ये सब उसका एथनिक कंपोजिशन था। अब श्रीलंका ये मानता था, ठीक है, कि वहां पर मेजोरिटी रूल करेगी माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है, जो कि डाइवर्सिटीज को रिफ्यूज करेगा। अब देखते हैं क्या इसको मतलब उन्होंने ले लिया है यहाँ पर मेडिटेरियन को, तो कैसे वहाँ पर स्टेप्स क्या क्या लिया गया वो देखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या, श्रीलंका इमर्ज्ड इंडिपेंडेंट इन 1948 में उस देश की आज़ादी हो सकती है, याद रख सकते हैं, ठीक है। इन द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड द मेडिटेरियन मेजर्स स्टाइलिश, ये चीज़ है। तो यहाँ पर श्रीलंका में सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि आज़ादी होने के साथ ही साथ जो मेडिटेरियन में थे, मेजोरिटी में जो चल रहा था जो कि था सिनाला, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं वो लोग सुप्रीमेसी देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही देश आजाद होता है, पावर आया, बस सिनाला को सुप्रीमेसी देना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे, उनके ऊपर ज़्यादा काम करने लगे, माइनॉरिटी की नहीं सुन रहे हैं, मेजोरिटी की बस चल रहा है। उसी के साथ ही साथ क्या हुआ, द सिनाला लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1956। मतलब श्रीलंका में हुआ कि जो इस मतलब कम है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में दर्जा दे दिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो चीज़ कम है उसके खिलाफ में, जो चीज़ कम है उसको तो बुरा लगेगा। अब जो चीज़ माइनॉरिटी में थी उसको बुरा लगेगा क्योंकि मेजोरिटी वाला अपना सरकार भी ले लिया और अपना दबदबा दिखाया जा रहा है। वो 1956 में क्या करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं सिनाला को। और गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर्ड सिनाला फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन। अब गवर्नमेंट भी क्या कर रही थी, जो सिनाला में मेजोरिटी में यार वो अपने ही मतलब अगर आपकी सरकार अगर हो गई तो आप अपने जो भी
क्लोज हैं, मेंबर हैं, उनका काम इजीली करवा सकते हो। ऐसा नहीं कराना चाहिए लेकिन होता है, ऐसा हम देखते आ रहे हैं। तो वही होने लगा यहाँ पर भी। गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या करने लगी, फॉलो करने लगी, मतलब उनको जॉब्स देने लगी। और द स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ प्रोटेक्ट एंड द फॉस्टर बुद्धिज्म। अब वो देश में श्रीलंका क्या करने लगी, बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगी। अब देखिए एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये आता है कि श्रीलंका में जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका में वहाँ पर फॉलो करा गया कि सब कुछ अब मेजोरिटी के अपोज में हो रहा था। सबसे पहला चीज क्या हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा दे दिया, सबसे बड़ी बात। चलिए यहाँ तक भी सह रहे थे। बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगे, ये भी सही था। उसी के साथ ही साथ वो सब कुछ में दे रहे थे प्रायोरिटी जो है सिनाला स्पीकर्स को। अब मेजोरिटी वाले भैया को आया बहुत दिक्कत, क्योंकि मेजोरिटी को तो दबदबाया क्या जाता, उनको नीचे दबाया जा रहा था, उनको मतलब उनके ही कंट्री में रहने को नहीं। और ऐसा तामिल्स क्या कर रहे थे, एलिनेट फील करने लगे थे। अब हम लोग रिजल्ट में देखेंगे कि तामिल्स जो है रिजल्ट, मतलब ये सब कुछ लगाया तो सरकार ने, तो इससे हुआ क्या क्या वो समझेंगे। तो सबसे पहले श्रीलंकन तमिल्स फेल्ड एलिनेटेड, मतलब उनको लगा यार सीधा सीधी बात, अगर कोई भी जगह आपके ऊपर कोई दबदबा बनाने की कोशिश करेगा आपको खराब लगेगा, वो गुस्सा गए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटीज बिकम वर्स, मतलब जो भी कम्युनिटी से कुछ थोड़ा मतलब भाईचारा था वो भाईचारा जैसा कुछ भी चीज़ रह नहीं गया था। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल रिकॉग्नाइज फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल्स क्या करने लगे, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे, पार्टीज लॉन्च करने लगे अपने हक के लिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है, किसी कोई भी करेगा ये चीज़। उसके बाद बाय 1980s दे डिमांडेड एज द इंडिपेंडेंट तामिल एलम। मैंने बताया था तामिल एलम स्टेट होता है। वो 1980s में क्या करते हैं, 1980s में दे डिमांडेड एज द इंडिपेंडेंट नेशन। वो 1980s में बोलने लगा क्या ठीक है आपको रूल करना है करिए, लेकिन हमको अपना अलग देश दे दीजिए, क्योंकि हमें इस देश में कुछ भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। द डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द कम्युनिटीज टर्न इनटू अ सिविल वार। और ये क्योंकि सरकार ने तो मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, सीधी सीधी बात ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद वहाँ की जो दोनों कम्युनिटीज है, दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया, जो कि लड़ाई यहाँ तक चला गया कि एक सिविल वार तक पहुंच गई। और सिविल वार में बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई। सिविल वार जो है वो 2009 में एंड होती है आफ्टर किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मतलब उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब हम लोग इनका मेन कंक्लूजन लें कि हम लोगों ने समझा क्या। ठीक है, अब देखिए बेल्जियम में क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लिया कि जहां पर सब कुछ सबको इक्वली शेयर किया, चाहे कोई मेजोरिटी में हो कोई माइनॉरिटी में, उससे उसने मतलब नहीं रखा। वहां पर श्रीलंकन गवर्नमेंट उसका जस्ट अपोजिट करती है, वो अपनी ही मेजोरिटी को मतलब अपना सब कुछ लेना चाह रही थी। ठीक है, वो मेजोरिटी अपना बस देख रही थी। तो ऐसा करेंगे तो कभी भी देश की सब कुछ देश में सही तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम बेल्जियम से ये समझे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग फॉलोड हुआ और यहाँ पर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चीज़ समझ लेते हैं क्या है। ओके, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, अगला चीज़ हमारे पास आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। ठीक है, तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको हम लोग दो तरीके से बोला जा सकता है। एक होता है पोटेंशियल रीजन और एक होता है दूसरा मॉरल रीजन। पोटेंशियल रीजन यानी कि तर्क बुद्धिमानी के आधार पर, और मॉरल रीजन नैतिकता के आधार पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल रीजन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स कैन बी रिड्यूस। अगर पावर शेयरिंग सही तरीके से होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन है मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, वो कम हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखा कि बेल्जियम में अगर पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से किया गया तो वहां पर कोई भी मेजोरिटी माइनॉरिटी में एकदम बिल्कुल भाईचारे से चल रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसी के साथ साथ द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर आर इंश्योर्ड, मतलब कि पॉलिटिकली जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकली जो सब कुछ देश का है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। ब्रिंग आउट द बेटर आउटकम्स, इससे हमें बहुत ही अच्छा आउटकम्स मिलता है देश के लिए। द tyranny of the majority is the oppressive and the determined to the both the majority and the minority, मतलब इससे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकें। अब नैतिकता के आधार में पढ़ लेते हैं, यानी कि मॉरल रीजन फटाफट से। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी जिस देश में है उसका स्पिरिट है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पावर शेयरिंग। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन हाउ द गवर्नमेंट इज राइट
कंक्लूस्टेशन ऑन हाउ टू गवर्न अ राइट ऑफ द पीपल, मतलब पावर शेयरिंग करने से लोगों की राइट जो है वो उभर कर आती है, मतलब लोगों को चांस मिल सकता है अच्छे तरीके से उनके राइट्स को लेने का। उसके बाद थ्रू अ पार्टिसिपेशन सिटीजन कैन गेन अ स्टेबल एंड द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, अगर पावर शेयरिंग सही होगा तो उससे मतलब लोग जो है कॉमन पीपल अपने सही सरकार की ओर सही सरकार चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार कोई भी है वो अगर सब कुछ पावर शेयरिंग करे तो सभी के पास अगर इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, एजुकेशन पहुंचेगा सभी के पास, तभी वो जाके अच्छे तरीके से वोट कर पाएंगे और अपने एक सही रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाएंगे और इससे देश का विकास करने में बहुत हो सकता है, इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो सकता है कंट्री का। पावर शेयरिंग एक्ट एज एन वैल्यूबल, यानी कि पावर शेयरिंग एक बहुत ही वैल्यूबल फैक्टर हो जाता है। ओके, अब लास्ट चीज बचता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर कुल मिला के आपके पास फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, देयर आर people are the source of all the political power, people rule themselves through an institution by self government, a good democracy involves a respect to the all level group, power sharing should be distributed among many citizens as possible। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग को जिस तरीके से पावर शेयरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और पावर शेयरिंग को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए, इससे बहुत ही फायदा हो सकता है और सब कुछ शांति से अगर सब कुछ पूरे देश को चला रहा है तो पावर शेयरिंग मस्ट बी फॉलोड किया जाना चाहिए। तो फटक से पढ़ लेते हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। अमॉन्ग द power can be shared among the different groups, different government, different organs of government and the different levels of government and the different among the political parties, pressure groups and the movement among different social groups। ये 4 हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर एक चीज समझने वाला क्या, ऑर्गेन्स वर्ड जो है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ एक ऑर्गेन वर्ड आया है और यहाँ एक लेबल्स आया है, बाकी डिफरेंट ऑफ द गवर्नमेंट तो इन दोनों में सेम है, ये दूसरा और ये पहला। यहाँ देखिए अगर लेवल्स की बात आएगी तो आप लिखेंगे वर्टिकल, और अगर यहाँ पर बात आएगी हॉरिजेंटल तो ऑर्गेन्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब देखिए पावर शेयर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क